नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 6 जुलाई 2022 है एंड आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग ग्रेट टुडे। आज वेंसडे है दोस्तों। आज हमारे टेबल पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। द नंबर 1 इज़ ए बूस्ट फॉर अ बूस्टर। हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। ए बूस्ट फॉर बूस्टर। दोस्तों, भारत की बात करें तो लगभग 1.5 सालों से हमारा देश भारत जो है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहा है। एज वी ऑल नो, आई एम श्योर हम सब ने 2 डोजेस जो हैं वो कोविड के वैक्सीनेशन के ले लिए हैं। क्या आपको पता है, हाल ही में हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया साहब, उन्होंने बताया है कि डबल वैक्सीनेशन की बात करें तो हमारे देश ने 845 मिलियन लोगों को डबल वैक्सीनेट कर दिया है। यानी कि हमारे देश की 90% एडल्ट पॉपुलेशन जो है उनको कोविड-19 वैक्सीनेशन के 2 डोजेस मिल चुके हैं। दिस इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग। जब मैं ये आंकड़ा पढ़ रहा था, जब इसके बारे में सोच रहा था, तो मुझे याद आए वो सारे दिन, इनिशियल हिकअप्स वाले। मुझे वो दिन भी याद आए जब हमारे पास वैक्सीन ही नहीं थी। वैसे से हमारे पास, आई मीन टू से, कि दुनिया के अलग अलग देश जो हैं वो वैक्सीन ढूंढ रहे थे। आई स्टिल रिमेंबर क्रिस्टल क्लियर के इज़राइल की डिफेंस मिनिस्ट्री जो हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ट्विटर पर कहा था कि हमारे पास वैक्सीन आ चुकी है, और पूरी दुनिया में वो बातचीत होने लगी कि वाह, इजराइल ने वैक्सीन ढूंढ ली। फिर पता चला कि वो सिर्फ ट्रायल्स चल रहे थे एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन उसके बाद बहुत सारे देशों ने क्लेम किए, और फाइनली जब अलग अलग वैक्सीन्स हमारे पास आ गई, राइट, तो फिर इसके प्रोडक्शन और उन सारी चीज़ें, देन इंडिया के बारे में, इंडिया इज़ लाइक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये सारी बातें आ रही थी। और फिर जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो फिर प्राइस को लेकर और कितना स्टेट को कितने डोजेस मिलेंगे, राइट, अलग अलग स्टेट्स और स्टेट्स वर्सेस सेंटर जैसी सिचुएशन भी हो गई थी। और फिर फाइनली इसका सॉल्यूशन निकाला गया, और आज देखिए हमारे देश की 90% एडल्ट पॉपुलेशन को 2 डोजेस मिल चुके हैं। बच्चों को भी डोजेस देने की शुरुआत कर दी है। लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दुनिया की लगभग 17-18% पॉपुलेशन जो है ना वो हमारे देश भारत में रहती है। तो यू कैन इमेजिन कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कोविड-19 के वैक्सीनेशन के डोजेस पहुंचाना जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और इसमें हम सक्सेसफुल रहे हैं, राइट। पॉलिटिकल विल की वजह से डॉक्टर्स ने मेहनत की, एंटरप्रेन्योर्स ने मेहनत की, बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, राइट। हमने भी घर के बाहर ना निकल कर एक योगदान दिया है। तो दिस इटसेल्फ प्रूव्स के इंडिया कैन डू एनीथिंग अगर हम किसी चीज़ को टारगेट करें, राइट। तो कई बार आपने सुना होगा, राइट, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो मन की बात और दूसरे ऐसे प्रोग्राम्स में कहते रहते हैं कि भारत की शक्ति जो है वो अपार हैं, मीन्स अपरंपार हैं, एंड वी कैन अचीव सो मेनी बिग हाइट्स एंड थिंग्स। तो हमें लगता है कि हाँ चलो ठीक है, देश के प्रति हमें प्यार है तो सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं ना, ये कोविड-19 का जो ड्राइव, वैक्सीनेशन का ड्राइव आया है, उससे पता चलता है कि डेफिनेटली भारत के अंदर ये शक्ति तो है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल लग रहा था, राइट। इट वाज लाइक एन इम्पॉसिबल टास्क। ये एवरेस्ट चढ़ा जा सकता है, स्पेस में जाया जा सकता है, बहुत सारी इम्पॉसिबल चीज़ें जो हैं वो अचीवेबल लगने लगती है। लेकिन ये तो मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये कभी भारत तो कर ही नहीं पाएगा, लेकिन भारत ने ये कर दिया है। अब जो हमारे पास चैलेंज है ना, दैट इज़ अबाउट बूस्टर जैब। ये जो 3rd डोज हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर हमें अलग अलग कोविड-19 के वेरिएंट से दूर रहना है, हमारे देश को बचाना, देन वी नीड 3rd डोज, एंड मे बी फ्यूचर में 4th डोज भी देना पड़े। कुछ देशों में आई थिंक इट्स इन यूएसए, जहाँ तक मुझे पता है 5th डोज की भी बात हो रही है। तो एनीवे, of every 5 people eligible for a booster dose, only 1 has turned up। यानी कि 5 में से सिर्फ एक ही इंसान, एक ही व्यक्ति जो है वो बूस्टर डोज ले रहा है। हमारे देश में बूस्टर डोज का जो आंकड़ा है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, राइट। और ये हमारी एक नेशनल प्रायोरिटी भी होनी चाहिए कि अगर हमें इनोक्यूलेशन को हाई रखना है, अगर प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्शन को अगर आपको अप रखना है, यानी कि आपका जो
आपका आपका जो कवच है वो उतना ही मजबूत रहे आप चाहते हैं, देन वी नीड बूस्टर डोज। और सरकार को बूस्टर कवरेज जो है उसको और ज़्यादा एक्सपांड करने की ज़रूरत है। एंड मुझे लगता है कि सरकार ने इसकी एक जो कीमत रखी है ना, कुछ 600 रुपये की बात हो रही थी, तो दिस इज़ द बिगेस्ट हर्डल, राइट। एडल्ट्स के लिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए फ्री है, लेकिन एडल्ट्स के लिए इट वॉज 600 रुपीज़, और इसकी वजह से भी इसका पिकअप नहीं हुआ है। एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग अर्ली ऑन एज वेल कि सरकार ने जो बजट रखा है कोविड-19 को फाइट करने के लिए, उसका 1% जितना भी खर्च नहीं होगा अगर फ्री में एडल्ट्स को बूस्टर डोज दिया जाए तो सरकार को बूस्टर डोज फ्री करके जल्द से जल्द जो है वो सभी को ये बूथ्स की तरफ अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। वी नीड बूस्टर डोज, और एक ही है अवेयरनेस कैंपेन, मेक इट फ्री। और बार बार बताइए, जैसे हमारे कॉलर ट्यून्स और सारी जगहों पर आने लगा था वो, वैसे ही फिर से एक कैंपेन की ज़रूरत है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है दोस्तों। एक इंटर मिनिस्टीरियल पैनल जो है, राइट, आई एम श्योर यू नो कि व्हाट इज़ इंटर मिनिस्टीरियल पैनल। अलग अलग मंत्री इसमें होते हैं, राइट, और ख़ास करके व्हेन आई से इंटर मिनिस्ट्रियल, आई मीन टू से के मीन्स प्रॉपर इसका मीनिंग ये होता है कि कुछ मंत्री भी होते हैं इसमें, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो होते हैं राज्यसभा लोकसभा के, और ऐसे एक पैनल बनाई जाती है और एक्सपर्ट की पैनल होती है ये। और कोई भी एक विषय जो है वो उनको दिया जाता है और उनको टीम भी प्रोवाइड करवाई जाती है। फिर ये एक्सपर्ट्स, ये जो पैनल चाहें, ये टीम चाहें, तो ये टीम जो है वो किसी एक्सपर्ट को बुला सकती हैं, उनसे सुझाव ले सकती है, थिंग्स लाइक, और उसके बाद लॉ बनाया जाता है या फिर रिकमेंडेशंस जो हैं वो दिए जाते हैं। लॉ तो फाइनली पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन ये छोटे छोटे ग्रुप जो है ना, ये आप कह सकते हैं पैनल जो है वो एक प्रकार की एक एक्सपर्ट ग्रुप है, एक एक्सपर्ट टीम है, आप समझ लीजिए। तो इस एक्सपर्ट टीम ने क्या रिकमेंडेशन दिया है कि जो एनएफएसए हैं उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, दैट इज़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ज़बरदस्त बदलाव की ज़रूरत है। और पैनल ने यह भी कहा है कि कोविड-19 की वजह से माल न्यूट्रिशन जो है वो और ज़्यादा एग्रावेट हुआ, यानी कि और ज़्यादा एग्रेसिव हुआ है, और ज़्यादा ये स्प्रेड हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रख लीजिए, जो माल न्यूट्रिशन है ना उसको साइलेंट क्राइसिस नाम दिया गया है। तो अगर आपको ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाए कि साइलेंट क्राइसिस रिफर्स टू व्हाट, कोविड-19, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, माल न्यूट्रिशन, तो आंसर क्या आएगा? यू नो द आंसर नाउ। एक और चीज़, कल मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, इज़न्ट इट, जो एक आर्टिकल पढ़ने का टास्क दिया था। तो आज जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारे एक प्यारे व्यूअर हैं नव, राइट, नव लंबे समय से एक एक्टिव प्लेयर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, उनकी कमेंट्स आती रहती हैं, आंसर्स भी देते हैं, थैंक यू के मैसेजेस भी उनके आते हैं। और उन्होंने कल ही ये मैसेज किया था कि जो आर्टिकल मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था, तो नव ने ये टास्क जो है वो कंप्लीट की है। तो आई वुड लाइक टू congratulate you now personally, right, keep it up। देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग, जो टास्क है ना बहुत सारे लोगों को दी जाती है, जनरली दी जाती है, लेकिन कोई ऐसी ड्राइव नहीं है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है ना, कोई ऐसा रिवॉर्ड जो है वो नहीं मिल रहा है, बिकॉज वी आर ट्रेन्ड टू बिकम, लाइक हमें बनाया ही इस प्रकार से, हमारी प्रोग्रामिंग की गई है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर रिवॉर्ड ना मिले तो छोड़ दो उसको। लेकिन लेट मी टेल यू नाउ, आप जैसे भी कुछ लोग होते हैं जो रिवॉर्ड की चिंता ना करते हुए टास्क को करते हैं। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, राइट, के ऐसे ही लोग जो है ना वो लंबी रेस में दौड़ पाते हैं, राइट, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी एक ऐसी चीज़ है कि इसमें रिजल्ट जो है ना वो आपको आज नहीं दिखेगा, आज की आपकी मेहनत है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ पर काम आएगी। लेकिन अगर आप एक बिग पिक्चर जब भी आप देख पाएंगे, होपफुली अगर आप मेहनत करेंगे तो देखना पॉसिबल होगा आपके लिए, देन यू विल रियलाइज़ कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये आपको ट्रेन कर रही है, आपके दिमाग को ट्रेन कर रही है। जो चीज़ हमें पसंद नहीं है वो भी करना जो है ना, दैट इज़ लाइक ट्रेनिंग योरसेल्फ। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक हियर, राइट, तो ये एक साइलेंट क्राइसिस है माल न्यूट्रिशन, इसको याद रखिएगा। अब ये पैनल ने ये कहा है गिव मोर टीथ टू द एक्ट। व्हाट इज़ मोर टीथ? ये एक अंग्रेजी में कहते हैं गिव मोर टीथ, इसका मतलब है कि इसको और ज़्यादा ताकतवर बनाइए, इसको और ज़्यादा पावर प्रोवाइड कीजिए, तो इट इज़ कॉल्ड गिव मोर टीथ। तो ये जो एक्ट है NFSA
एस ए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसको और ज़्यादा ताकतवर बनाने की ज़रूरत है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो प्रोटीन रिच फूड्स हैं, जैसे कि एग्स में काफ़ी प्रोटीन, एग वाइट जो होता है उसमें काफ़ी प्रोटीन्स होता है, फिर नट प्रोटीन होता है राइट एग्स में, नट्स हैं, लेग्यूमस यानी कि हमारी जो चना है, देन वी हैव ऑल दिस राइट, क्या कहते हैं उनको, लेग्यूमस प्लांट्स, पल्सेस राइट, पल्सेस जो हैं हमारे, तो दालें, तो उनके अंदर प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये पैनल ने ये रेकमेंड किया है कि ये सारे प्रोटीन रिच फूड को आप लीगल बना दीजिए, लीगली मैंडेटरी, कि ये तो प्रोवाइड करना ही करना है, इसमें कोई ऐसा मीन्स ऐसा एक्सक्यूज़ एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा जब आप इसको लीगली मैंडेट इसका कर देंगे, लीगल मैंडेट कर देंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि मिड डे मील स्कीम जो है उसमें फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, तो इसमें प्रोटीन रिलेटेड नॉर्म्स हैं, लेकिन अगर जब आप देखते हैं स्टेट्स के आंकड़ों को उसके ऊपर नज़र डालते हैं, देन वी रियलाइज़ के कुछ 13 राज्य हैं जो और 3 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहां पर मिड डे मील में बच्चों को एग्स दिए जाते हैं ना। वी नो कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो एग्स अपने बच्चों को नहीं खिलाना चाहते, दे आर लाइक वीगन राइट, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि बच्चे जो हैं वो एग खाएं बिकॉज ऑफ रिलीजन, या फिर परिवार का ऐसा ट्रेडिशन रहा है फॉर वट एवर रीज़न। तो पैनल का कहना यह है कि जिनको एग नहीं खाना है फॉर वट एवर रीज़न, तो उनको आप डबल क्वांटिटी में नट्स और सीड्स जो हैं प्रोवाइड कीजिए। बट ये सारी चीज़ें सिर्फ बातें नहीं करनी है, इसको एक लीगल मैंडेट देना है। लीगल मैंडेट का मतलब ये भी है कि अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो सज़ा भी होगी, पेनल्टीज होगी, एक्सेट्रा। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो हैं दोस्तों, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि हमारे देश के बच्चे जो हैं वो एनीमिक होते जा रहे हैं राइट। 65% जितने बच्चे जो हैं उनके अंदर हमें एनीमिया देखने को मिला है। ओबेसिटी हर एक ग्रुप के बच्चों के अंदर देखने को, यानी कि बच्चे जो हैं और ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं, और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या साइन है? नंबर 1 साइन ऑफ अनहेल्थी हैबिट्स राइट। बच्चे जो हैं वो अनहेल्थी खाना खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वेफर्स के पैकेट, ये सारी चीज़ें बच्चों की हॉट फेवरेट है। आई डू अंडरस्टैंड, हम भी बच्चे थे, हमें भी कोका कोला और थम्स अप और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पीना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन इट वाज लाइक अ वन ऑफ थिंग। उस टाइम पर ऐसा था कि कोई त्योहार हैं या फिर मेहमान आ गए तो रसना बना लिया राइट। ऐसा नहीं था कि पैसों की वजह से भी ऐसा इश्यू नहीं था, बट इट वाज नॉट अ कल्चर एट ऑल। आजकल क्या है कि बहुत सारे फ्रिजेस में आपको बहुत सारी ऐसी जो पैक्ड फूड आइटम्स है वो मिलती हैं, और मैं खुद आउट ऑफ इंडिया रहा हूँ, आई नो कि फॉरेन कंट्रीज़ में वहाँ पर ये सारी चीज़ें पैकेट में मिलती हैं, लेकिन आई कैन टेल यू वन थिंग फॉर श्योर कि आप पूरी ज़िंदगी फॉरेन का फूड अगर खाएंगे, फॉरेन में रहेंगे और वहाँ का पैकेट वाला फूड खाएंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। द रीज़न इज़ वहाँ पर जो लिखा हुआ होता है वही पैकेट के अंदर होता है, 100% क्वालिटी के साथ कोई भी ऐसी छेड़खानी। आई एम टॉकिंग अबाउट डेवलप कंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली यूके राइट। तो यूके में ऐसा है। अब हमारे यहाँ पर क्या है, हम फैशन के तौर पर ये सारी चीज़ें घर पर ले आते हैं। बहुत सारे घरों में ये फैशन भी है कि हमारा फ्रिज भरा हुआ है चीज़ और ये एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों से, बट दिस थिंग्स आर नॉट हेल्थी फॉर योर किड। फिर हम बड़े बड़े शहरों में रहने लगे हैं, बच्चों के पास खेलने के लिए जगह ही कहाँ पर है राइट। वो सोसाइटी में जो हम खेलते थे, आजकल के बच्चे जो हैं बेचारे नहीं खेल पाते, कार्स आ रही हैं ये वो एक्सेट्रा, और हर घर के बाहर एक ना एक कार तो होती हैं, तो वो भी जो हमारी जो कहते हैं गली हैं, तो गली भी अब और छोटी हो गई है। एब्सेंस ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन डाइट, तो ये 2 मेन रीजंस हैं राइट। एक तो है ख़राब ईटिंग हैबिट है, एंड सेकंड वन इज़ लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन डाइट, तो ये इसकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर ये सजेस्ट किया है कि NFSA जो है वो कैलोरी सेंट्रिक है, यानी कि आप चावल और गेहूं को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसी के साथ साथ आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इनकॉर्पोरेट कीजिए। आयरन, जिंक, विटामिन C, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन A, विटामिन B2, ये सारी चीज़ें जो है वो फूड में होनी चाहिए। और हैदराबाद बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बाल्टीमोर जो हैं, ये दोनों इंस्टीट्यूशंस ये कहते हैं, इनकी रिसर्च जो है आई थिंक 2021 की ही उनकी रिसर्च है एज फार एज आई नो। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि अगर
जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो उसमें अगर आप यही चीज़ों का, राइट, ये सारे जो हम कहते हैं फोर्टिफाइड फूड इसको कहते हैं, राइट इट डाउन फॉर यू, फोर्टिफिकेशन आप इसको कह सकते हैं, राइट। फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप एक पाउडर होता है उसमें ये सारी चीज़ें, जिंक, आयरन एक्सेट्रा, तो ये सारे एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उस मील में ऐड कर देते हैं, और ऐसे ऐसे ऐड करते हैं कि पहले 2-3 बाइट्स में ही वो सारी चीज़ें जो है वो बच्चे के पेट में चली जाए, उसके मुंह में आ जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसको प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, वीट जो है ना, वीट एंड राइस, चलो ये हमारा एक कॉमन फूड है, कॉमन इन द सेंस कि एक स्टेपल फूड इसको कहते हैं, राइट। जनरली या तो कई घरों में चपाती बनती है या फिर चावल, लेकिन जो बाजरा है, फिर रागी, ज्वार और ये सारी चीज़ें जो है ना, इसकी चपातियाँ, इसके इसके इसकी जो रोटी बनाई जाती है, ये सारे जो कोर्स ग्रेन्स है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वी शुड प्रेफर दिस एज वेल, ये भी डाइट में हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो अगर लीगल मैंडेट बन जाएगा तो इस चीज़ को हम एड्रेस कर पाएंगे, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ना होने की वजह से, मोटापे की वजह से और माल न्यूट्रिशन की इम्पैक्ट क्या होती है वो हमने कल ही डिस्कस की थी, इज़न्ट इट। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ग्रीनिंग बेटर, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राइट, ये रहा इसका लोगो, न्यू दिल्ली में इसकी ब्रांच है। दोस्तों बहुत सारे एनजीटी के, मैं यहाँ पर इसको एनजीटी कहूँगा, इसको एनजीटी ही कहते हैं, राइट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, बहुत सारे इसके ऑर्डर्स जो हैं उसको या तो सुप्रीम कोर्ट में या तो हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। ये एक बहुत ही एक कॉमन सिनारियो बन गया है हमारे देश में। और इससे क्या होता है पता है कि एनजीटी ने कोई ऑर्डर दिया, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाकर एक नया ऑर्डर लेकर आएंगे, एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ का ऑर्डर आएगा, तो इवेंचुअली होगा क्या कि एनजीटी की जो क्रेडिबिलिटी है, राइट, ये ही नहीं रहेगी। मीन्स कोई फिर एनजीटी को सीरियसली नहीं लेगा। अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी को डांटा है, और क्यों ना डांटे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजीटी कुछ कुछ ऑर्डर्स जो है ना वो मैकेनिकल और प्री ड्राफ्टेड, कि आपके पास वो नहीं होता है कोर्ट के बाहर, वो फर्मा तैयार ही होता है, उनके पास फॉर्मेट तैयार होता है, और आप वहाँ पर जाइए, सिर्फ नाम वाम चेंज करके वो आपको प्रिंट निकाल कर दे देंगे। तो इस प्रकार के मैकेनिकल और प्री ड्राफ्टेड ऑर्डर्स इश्यू कर रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसने फरियाद की सुप्रीम कोर्ट को कि ये एनजीटी जो है उसने हमारे पर 40 करोड़ का फाइन लगाया और हमें सुना भी नहीं है। जस्ट इमेजिन कि आपको ये एनजीटी सुनती नहीं और आपके ऊपर फाइन लगा दे। नेचुरल जस्टिस के ही अगेंस्ट में ये बात है। एनजीटी की जब स्थापना हुई तो पर्टिकुलरली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और पोल्यूशन कंट्रोल मैटर्स को हैंडल करने के लिए अलग से इसको बनाया गया, और इसमें जुडिशियल एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स बिठाए जाए। और जब एनजीटी की स्थापना हुई तो बहुत बड़ी प्रोमिसेस हुई, मीन्स बहुत एक आशा की किरण के साथ एनजीटी की शुरुआत हुई। लेकिन फिर धीरे धीरे जो स्टैंडर्ड्स थे, जो सपने थे, तो एनजीटी जो है वो उस पर इतना ज़्यादा खरा नहीं उतर पाया। कुछ महीनों पहले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने एनजीटी को कहा है कि कि एनजीटी's tendency to set up expert committees noting that its adjudicatory functions cannot be delegated in this matter। क्या हुआ कि एक केस में एनजीटी ने एक अलग से एक एक्सपर्ट कमेटी को गठित करने की बात बताई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ही एक्सपर्ट कमेटी है, फिर और एक एक्सपर्ट कमेटी आप बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये आपका एडजुडिकेटरी यानी कि जो एक जुडिशरी वाला फंक्शन है आपका, ये आप किसी को डेलीगेट थोड़ी कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाए और सुप्रीम कोर्ट कहे कि एक और कोर्ट की स्थापना करते, एक और टीम की स्थापना करते, और वो टीम जो है वो आपके केस को देखेगी, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। तो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट एनजीटी विल क्विकली सॉल्व एनवायरमेंट रिलेटेड मैटर्स पेंडिंग एट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, के कोर्ट्स का काम जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और पोल्यूशन कंट्रोल मैटर्स को हैंडल करने के लिए एनजीटी जो है वो सारी चीज़ें जो है वो खुद संभाल लेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे एनजीटी के ऑर्डर्स, एनजीटी ने कहा कि 10 साल पुरानी जो
कार्स हैं, डीजल व्हीकल्स हैं, तो उनका डी रजिस्ट्रेशन हो जाए, फिर फायर क्रैकर्स पर बैन लगा देना, आरओ वाटर प्यूरीफायर्स पर बैन लगा देना, सैंड माइनिंग पर बैन लगा देना, ये सारे ऑर्डर एनजीटी ने दिए। लेकिन इसका रिजल्ट क्या आया? इतना कोई ख़ास नहीं। द रीज़न इज़ इसको पॉलिटिकल सपोर्ट भी नहीं मिला। एनजीटी को पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ कुछ ऐसा स्टेप्स उठाने की ज़रूरत थी। दूसरा जो मेन इश्यू है दैट इज़ स्टाफिंग इश्यू। एनजीटी एक्ट यह कहती है कि 10 जुडिशियल और 20 एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे। अब हकीकत अभी क्या है कि 7 जुडिशियल और 6 एक्सपर्ट मेंबर्स हैं, और 2019 में तो सिर्फ 4 जुडिशियल और 2 एक्सपर्ट मेंबर्स थे। तो जब आपके पास जजेस की ही कमी है, जब आपके पास टीम ही प्रॉपर नहीं है, आपके पास कम लोग हैं और ज़्यादा आपको काम करना है, तो क्या होगा? बैकलॉग्स बढ़ेंगे और जो भी काम आप करेंगे वो बहुत ही फटाफट करेंगे, तो उसकी क्वालिटी पर एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगी। एनजीटी मस्ट गेट द सपोर्ट इट नीड्स फ्रॉम गवर्नमेंट, बट इट मस्ट ऑल्सो डू मोर टू क्लीन अप इट्स एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक सपोर्ट देने की ज़रूरत है, एनजीटी को भी गवर्नमेंट का सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, लेकिन इसी के साथ साथ एनजीटी को अपने आप को भी थोड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत रहेगी, और गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करके इसका टाइमली स्टाफ और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट अबाउट कार्स, राइट, इट्स अबाउट सेंट्रल एशियन रीजन, CAR, यानी कि सेंट्रल एशियन रीजन। ठीक है, अब ये सेंट्रल एशियन रीजन जो है वो आपकी स्क्रीन पर हैं, एज यू कैन सी हियर, राइट। तो ये 5 देश हैं इसके। कैन यू सी हियर अफगानिस्तान, राइट। तो अफगानिस्तान के थोड़े ऊपर आप देखेंगे, दिस इज तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, एंड द बिगर वन इज कजाकिस्तान, राइट। आप ये भी ऑब्जर्व कर पाएंगे कि अफगानिस्तान जो है उसके साथ एक बॉर्डर शेयर करते हैं ये देश, राइट, दिस तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। अब यहाँ पर उज्बेकिस्तान को एक बार देख लीजिए, राइट, कितनी स्ट्रेट लाइन है इधर, यहाँ पर यहाँ तक ऊपर की पूरी बॉर्डर जो है वो काफ़ी स्ट्रेट है। फिर यहाँ पर आकर जिगजैग स्टार्ट हो जाएगा, वरना तो काफ़ी स्ट्रेट बॉर्डर्स है, बहुत सारी स्ट्रेट बॉर्डर्स हैं इनकी। देखिए ये रहा, मैंने पूरा एक ड्रॉ करके दिखा दिया आपको। थोड़ा इरेज कर दूं, बाकी की चीज़ें जो हैं वो मैं आपके लिए हटा देता हूं, तो आप इसके ऊपर ही फोकस कर सके। ठीक है, तो ये रहा आपका यानी कि हम सब का उज़्बेकिस्तान। ओके, आई होप क्लियर है उज़्बेकिस्तान कहाँ पर हैं। अब एक इंटरेस्टिंग विषय पर बात करते हैं। उज़्बेकिस्तान में एक रीजन है, इसका नाम है काराकल पाकिस्तान, राइट, पाकिस्तान नहीं, काराकल पाकिस्तान। अब ये काराकल पाकिस्तान जो है ये एक ऑटोनोमियस रीजन है। ज़्यादातर यहाँ पर वहाँ के एक ख़ास प्रकार के ट्राइबल्स रहते हैं, और यहाँ पर अनरेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ और वायलेंट प्रोटेस्ट हो गया। 18 लोगों की मृत्यु हुई, 243 जितने लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए। अब ये देख लीजिए, ये जो आपको हाईलाइटेड रीजन नज़र आ रहा है ना, जहाँ पर मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, तो ये पूरा रीजन जो है दैट इज़ काराकल पाकिस्तान, ये वाला रीजन है। हम इस रीजन की बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर इस प्रकार के प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि उज़्बेकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात थी, और इसमें यह था कि ये जो ऑटोनोमियस रीजन है, ये स्टेटस जो काराकल पाकिस्तान को दिया गया है, तो ये हटाया जाए, और ये एक जो सिसीड यानी कि एक टुकड़ा है देश का, एक जगह जो है वो देश से अलग हो जाने की जो एक शर्त है या फिर कंडीशन है, तो इसको हटाने की बात थी कि कभी भी ये एरिया जो है वो अलग इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं होगा, हमेशा ये उज़्बेकिस्तान का पार्ट रहेगा। तो ये 2 चीज़ें चेंज करने की कोशिश की, और यहाँ पर फिर ये चीज़ें हमें देखने को मिली। लेकिन जब भी कार्स यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, रीजन या फिर रिपब्लिक्स आप कह सकते हैं, राइट, द मोर करेक्ट इज रिपब्लिक्स, राइट, व्हेन आई से कार्स, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, राइट। ये पूरा रीजन जो है, यहाँ पर जब भी अनरेस्ट होते हैं तो ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे क्षेत्र के साथ सिर्फ सेंट्रल एशिया नहीं, आई वुड से साउथ एशिया, जिसमें भारत भी साउथ एशिया का पार्ट है, और एशिया के लिए भी ये चिंता का विषय है जब भी यहाँ पर कुछ होता है। और हाल ही में रशिया ने क्या कहा? रशिया ने कहा कि ताशकंद जो हैं, बस ये उज़्बेकिस्तान जो है उसका खुद का ये इंटरनल मैटर है, उसमें वो बीच में नहीं आएगा, और रशिया ने तो वहाँ की सरकार जो है उसको ही
सपोर्ट दिया है। अब रीजनल गवर्नमेंट्स, यहाँ की मैं बात करूँ, यहाँ पर जो देश है ना, ये सेंट्रल एशिया के देश, ये वाला मैप थोड़ा अच्छा है, इसको देख लेते हैं। तो ये जो भी नाम मैंने 5 नाम आपको दिखाया, 5 देश आपको दिखाया, तो ये प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक नेशंस हैं, राइट। इस्लाम मीन्स इस्लाम जो है यहाँ मेजोरिटी के द्वारा इस्लाम फॉलो किया जाता है। लेकिन ये देशों में आपको कोई ऐसे एक्सट्रीमिज़म को, ये सारे ग्रुप्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ की सरकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अब इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज़म जो हैं, ये मीन्स ये तो एक राह ही देख रहा है। ये जो सीरिया में थोड़ा हुआ, सीरिया में इश्यू स्टार्ट हो गया, तो ये अलकायदा, आईसिस एक्सेट्रा ने अपनी दादागिरी बढ़ा दी, सेम थिंग गोज़ विथ इराक, सेम थिंग गोज़ विथ सो मेनी अदर प्लेसेस वी नो। तो ये एक प्रकार का पॉलिटिकल ग्रुप है, और वो कहीं पर भी सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इश्यूज चलते हैं तो ये वहाँ पर घुस जाते हैं। और दूसरी तरफ मैंने अफ़गानिस्तान की बॉर्डर भी इसलिए दिखाई क्योंकि तालिबान भी यहाँ से अब दूर नहीं है। तालिबान जो है, मैं यानी कि अफ़गानिस्तान जो है वो इनके साथ एक बॉर्डर शेयर करता है, तो तालिबान यहाँ पर आ गया है अफ़गानिस्तान में। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स को ऐसा लग रहा है कि अब वो दूसरे देशों को भी ऐसे कॉन्कर कर सकते हैं। लास्ट नवंबर शायद इसीलिए न्यू दिल्ली ने एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग की थी 5 काज के साथ, और उस टाइम पर हमने अफ़गानिस्तान के बारे में बात की थी, रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में बात हुई, और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की एक वर्चुअल समिट भी हुई थी इन सारे लीडर्स के साथ अर्लियर दिस ईयर, और उसमें भी हमने सिक्योरिटी और इन सारी चीज़ों की बात की थी। और भारत जो है वो इन सारे देशों को काफ़ी सपोर्ट भी करता है, राइट। और अगर हमें इनको और ज़्यादा सपोर्ट करना है तो हमेशा इकोनॉमिक कंपोनेंट जो है वो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान के साथ हमारे अच्छे, उज़्बेकिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं। 2020 में हमने एक एग्रीमेंट किया 15 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो $3 बिलियन के हैं, और एक लाइन ऑफ क्रेडिट $448 बिलियन की, $448 मिलियन की हमने उनको एक्सटेंड की, यानी कि एक प्रकार की क्रेडिट प्रोवाइड की। एमिटी यूनिवर्सिटी और शारदा यूनिवर्सिटी दोनों ने उज़्बेकिस्तान में 2018 में अपनी ब्रांचेस खोली हैं। कज़ाकिस्तान जो है वो हमारे लिए यूरेनियम का एक बहुत बड़ा सप्लायर है। तुर्कमेनिस्तान जो है ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट गैस रिजर्व हैं, तो हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये देश काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये सारी चीज़ों के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हैं या फिर ट्रेड कॉरिडोर हैं, जिसको INSTC कहते हैं, कुछ टाइम पहले जब पुतिन साहब के साथ मोदी साहब की बातचीत हुई, उस टाइम पर उन्होंने इसका नाम लिया था, इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। लेकिन यहाँ पर ख़तरा भी है चाइना का। चाइना अपना BRI जो है उसके माध्यम से यहाँ पर काफ़ी पेनिट्रेट कर रहा है। हमें इन सारे देशों को बताना पड़ेगा कि कैसे श्रीलंका के साथ हुआ, ये चीज़ें जो है वो आपके साथ भी हो सकती है। तो बी बिट केयरफुल विथ चाइना। लेकिन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखा जाए, रीजनल स्टेबिलिटी, ये सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ब्रांचेस हैं जहाँ पर इंडिया और कार्स जो हैं वो काम कर सकते हैं। और ये वाला रीजन जो मैंने आपको अभी बताया, ये उज़्बेकिस्तान वाला, तो ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। इसके ऊपर से MCQs भी आपको पूछे जा सकते हैं। इंडियन एविएशन नीड्स ए स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी टेलविंड, द हिंदू का ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल लिखा है कैप्टन GR गोपीनाथ ने। कैप्टन GR गोपीनाथ एक किसान है, किसान के साथ साथ एंटरप्रेन्योर भी है, और एयर डेक्कन, शायद आपने नाम सुना होगा, एयर डेक्कन एयरलाइन जो हैं के फाउंडर भी हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल हैं, काफ़ी लंबा आर्टिकल है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। 4 दशक पहले हमारे देश में ऐसा था कि सिर्फ 2 टीवी चैनल्स हुआ करती थी, दूरदर्शन 1 और दूरदर्शन 2। हमारे देश में 2 कार बनाने की कंपनी थी, एम्बेसडर और फियाट प्रीमियर पद्मिनी, ये 2 ही कार्स मिलती थी। 2 मोटरसाइकिल्स की कंपनी थी, 2 स्कूटर्स की कंपनी थी, एक टेलीफोन कंपनी थी, और अगर हम बात करें एयरलाइंस की तो 2 एयरलाइंस थी, इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया, दैट्स इट। ये इतनी कंपनीज थी हमारे पास 4 दशक पहले। फिर कुछ बदलाव आए। 1991 में क्या आया, LPG रिफॉर्म्स, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं दोस्तों, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर जब 1991 LPG की बात आए तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। PV नरसिम्हा साहब की सरकार ने ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। मनमोहन सिंह साहब उनके मिनिस्टर थे उस टाइम पर,
और 500 प्लस टेलीविज़न चैनल्स आज हमारे देश में हैं। मीन्स जो रिफॉर्म्स 1991 में हुए, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और मनमोहन सिंह साहब की सरकार आई, अब मोदी साहब की सरकार हैं, तो काफ़ी सारे बदलाव आए, राइट। और आज हमारे देश में 500 प्लस चैनल्स हैं, 20 से भी ज़्यादा ऑटोमोबाइल कंपनी हैं, 15 से ज़्यादा टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स हैं, सेल फोन सेक्टर में भी एक रेवोल्यूशन आ चुका है। जियो की एंट्री के बाद अब ऐसा लग रहा है कि डियोपोली हो जाएगी। डियोपोली यानी कि दो ही कंपनीज बचेगी, एक तो एयरटेल और एक जियो। आइडिया और ये वोडाफोन आइडिया जो है वो शायद बंद हो जाए, लेकिन वी डोंट नो, आई एम जस्ट टेलिंग, राइट, कि डियोपोली होने के चांसेस है। बट एनीवे, बहुत सारी हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, तो काफ़ी सारे बदलाव आए, राइट। और आज हमारा देश जो है वो बहुत सारी चीज़ों में, वैक्सीन प्रोडक्शन में काफ़ी आगे हैं, सॉफ्टवेयर में काफ़ी आगे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में काफ़ी आगे हैं। और ये सारी चीज़ों की खास बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम लो कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। रिमेंबर मिशन ऑन मार्स, तो दिस आर द थिंग्स। एयरलाइन कंपनीज जो हैं वो हमारे देश में ज़्यादा है, लेकिन आज भी वो स्ट्रगल कर रही है। और ये वाला आर्टिकल जो है ना वो एयरलाइन के बारे में ही है, राइट। एयरलाइन कंपनीज जो हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं। 2003 में कॉन्सेप्ट भी आया था, कॉस्ट बैरियर जो है, मीन्स ये लो कॉस्ट वाली एयरलाइंस आई, या 1991 रिफॉर्म्स के बाद बहुत सारी कंपनीज को एक लाइसेंस दिया गया एयरलाइन का। और जो मोनोपोली थी इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की, तो ये मोनोपोली जो है वो धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज के आने के बाद ख़त्म हुई। आज बाकी के सारे क्षेत्रों को आप देख लीजिए, राइट, लिप्स एंड बाउंड्स में ग्रोथ हुआ है, लेकिन एविएशन सेक्टर जो है इसको द सिक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, कि ये एक बूढ़े व्यक्ति की तरह है, राइट, एक बीमार व्यक्ति की तरह, नॉट बूढ़े बट एक बीमार व्यक्ति की तरह है। रीजंस क्या है? नंबर 1, बहुत सारे टफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंट्री के बहुत सारे बैरियर्स, आप इजीली इतना लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकते। फ्यूल की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टैक्स है। नंबर 4, इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एयरपोर्ट्स। प्राइवेट सेक्टर एयरपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर एयरपोर्ट्स बहुत कम है। तो कोई प्राइवेट सेक्टर एयरपोर्ट्स को कोई टफ कंपटीशन है ही नहीं, तो वो मन में आए उतने रेट्स लगाते हैं। एयरपोर्ट पर आपको चार्ज पे करना पड़ता है एयरलाइंस को, राइट, एयरप्लेन को उड़ाने का और उसमें वहाँ पर लैंड करने का, पार्क करने का, सभी का बहुत सारा चार्जेस होता है, बैगेज का एक्सेट्रा। और frequent and knee-jerk changes only point to the absence of long-term visionary strategic policy, not just for airlines but also for the entire gamut of sectors in aviation. एविएशन सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो काफ़ी बार जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो दिस आर द रीज़न। अब देखिए, ये वाला आर्टिकल जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही लंबा है, और जब मैं पढ़ रहा था तो आई वॉज बिट शॉक्ड टू फाइंड आउट के हमारे देश में, हमें लगता है कि इतनी सारी टिकट्स बिक रही है, लेकिन हमारे देश में आज भी 4% से भी कम लोग जो हैं वो एयर ट्रैवल को अफोर्ड कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग यही लोग हैं, हम सब 1-2 बार प्लेन में बैठ चुके हैं, लेकिन उस टाइम पर इट्स नॉट लाइक कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स ऑलवेज एक्सपेंसिव फॉर अस, इज़न्ट इट। लेकिन दूसरे देशों में अगर आप देखें, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, ये सारे देशों में टिकट खरीदना जो है, प्लेन की टिकट खरीदना, इट्स नॉट अ बिग डील। और इनफैक्ट हमारा नंबर इतना पीछे है कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं, पुअर अफ्रीकन कंट्रीज़ में जितना रेट है, उतना रेट इन द सेंस उतने कम पॉपुलेशन अफोर्ड कर पाती है। सेम थिंग गोज़ हियर एज वेल। अगर आप दूसरे डेवलप देशों के साथ लाइक आयरलैंड को देखें, आयरलैंड का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, यूएसए का एग्जांपल दिया गया है, तो बहुत कम पॉपुलेशन है और मीन्स लगभग उनकी पॉपुलेशन जो है वो एयर टिकट अफोर्ड कर सकती है, हमारी पॉपुलेशन नहीं कर सकती है। और इसके पीछे ऐसा नहीं है कि हमारा देश गरीब है, इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हमने देखे ना वो सारे प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम के साथ साथ बहुत सारे टैक्स और ये सारी चीज़ें इसमें फिट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन यहाँ पर मुझे पढ़ने को मिली, कैपिटल विल इवेंचुअली फाइंड एंटरप्रेन्योर्स हु हैव रेवोल्यूशनरी आइडियाज जस्ट एज रिवर कोर्सिंग थ्रू लैंड फाइंड्स द सी। कैपिटल जो होता है ना, अगर कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर है जिसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपके पास अच्छे आइडिया है, तो पैसे आपके पास पहुंच ही जाएंगे, आपको ढूंढ लेंगे पैसे। जैसे एक नदी होती है वो कैसे सागर को ढूंढ लेती है, वैसे ही पैसे भी आपको, कैपिटल भी आपको ढूंढ लेंगे। अब बात करते हैं एयरलाइंस की, राइट। पैसेंजर एयरलाइंस और एयर कार्गो जियोग्राफी और कनेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज भी मेन स्ट्रीम नहीं हो पाए हैं। और अगर डीप डाउन हमारे देश में एयरलाइन के माध्यम से कार्गो और पैसेंजर्स पहुंच पाए तो जस्ट इमेजिन के मार्केट का एक्सेस कितना बढ़ जाएगा,
एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होगी और टूरिज़्म कितना बूस्ट हो सकता है, राइट। भारत के एयर कार्गो की बात करें तो वी आर वेरी मीन्स एक छोटा सा हांगकॉन्ग, जस्ट सी हियर के हमारे 100 एयरपोर्ट्स जितना कार्गो हैंडल नहीं करते उतना हांगकॉन्ग का एक एयरपोर्ट हैंडल कर लेता है, राइट। तो it's a matter of shame for us. Air cargo integrated with road, rail and port infrastructure is backbone of growing economy. एक इकोनॉमी को अगर आपको ग्रो करना है तो आपको जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें रोड, रेल, पोर्ट, ये सारी चीज़ें एयर कार्गो के साथ इंटीग्रेटेड हों, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे देश में MROs नहीं हैं जो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड दूसरी जो चीज़ें आपके एयरलाइंस, आपके एयरक्राफ्ट को रिपेयर करने की बात है, तो काम कर रहे हैं इंडियंस, टेक्नीशियंस जो हैं वो इंडियंस हैं, लेकिन एयर कंपनीज जो हैं वो सिंगापुर, जर्मनी, दुबई में अपना प्लेन भेजती हैं। हमारे यहाँ पर हमने ये सेटअप नहीं किया है। हमारे पायलट्स और इंजीनियर्स के पास जॉब्स नहीं है और ये सारी कंपनीज फ़ॉरेन के पायलट्स और इंजीनियर्स को रिक्रूट करके हमारे देश में काम करवा रही है। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, राइट। कुछ कुछ बदलाव इन सारे रूल्स में किए हैं, लेकिन आज भी ये उतने मॉडर्न नहीं हैं। और ख़ास करके एक एविएशन प्रोफेशनल जो हैं जिसके पास अनुभव हो इस क्षेत्र का, उसको इंचार्ज बनाना चाहिए। हर जगह पर IAS ऑफिसर्स जो हैं वो बराबर नहीं हैं। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको शेयर करना ना भूलें। सी यू सून विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।